आमतौर पर हमारी खुशकिस्मती तब होती है जब हम पलामू के विषय में सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये बातें हम तब कह रहे हैं जब भी बड़े स्तर पर, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो या फिर अन्य हर रूप में, जब हम किसी न किसी बड़े मुकाम को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे पलामू की धरा की मिट्टी की प्रतिभा कहीं न कहीं वहाँ पर पीछे नजर आती है, मजबूती से खड़ी। ऐसे में इस पलामू के एक ऐसे लाल के पास हम बैठे हैं जिनसे बात करने की ख्वाहिश बहुत दिनों से हमारी थी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भारत के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में परचम लहराने वाले पलामू के लहलहे का एक लाल है, नाम है देवेश तिवारी। देवेश जी, सबसे पहले तो कैपिटल न्यूज में स्वागत है, और कहीं ना कहीं लोकल चैनल होने के नाते एक ढेर सारी बधाइयाँ कि हाँ, लग रहा है कि पलामू का कैपिटल न्यूज दिल्ली के किसी दमदार शख्सियत से बात कर रहा है। किस रूप में महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो कैपिटल न्यूज़ के सभी दर्शकों को धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आप आज आए हमारे घर साक्षात्कार करने। मैं आपने जिस तरह से वर्णन किया मैं वैसा हूँ नहीं, मैं एक साधारण से परिवार का एक लड़का हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उस सादगी के पीछे जब हम पाते हैं, चूंकि हम भी दिल्ली आए, आपसे मिले, मुलाकात हुई, जिस शख्सियत के रूप में हमने देखा, हम बता दें आपको कि जो दिल्ली पर जो कब्जा किए हुए हैं, नाम है मनोज तिवारी, बिहारी फेम, उन्हें तो हर कोई जानता है, सांसद भी हैं, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता भी हैं, और उनके सहयोगी के रूप में पार्लियामेंट सेक्रेटरी के रूप में आज देवेश योगदान वहाँ दे रहे हैं। क्या बातें हैं जब महसूस करते हैं कि पलामू से निकल करके और स्टूडेंट्स लाइफ के बाद आज दिल्ली में स्थापित देवेश किस रूप में पा रहे हैं खुद को? ये सब जहाँ तक मैं मानता हूँ मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, भाइयों का स्नेह प्यार है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और इंसान जो जिस फील्ड में है, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, उसको उस फील्ड में अपना प्रयास करते रहना चाहिए उस मुकाम को हासिल करने के लिए। उसी कड़ी में हमारा एक एक ये छोटा सा पड़ाव है अभी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा 2017-18 में देशबंधु महाविद्यालय से। उसके बाद लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ, और राजनीति में आप सक्रिय रहते हैं तो कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, भागीदारी बनना पड़ता है, चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि अभी जब तक आप किसी भी विषय में का जानकारी नहीं रखेंगे, किसी भी विषय को समझेंगे नहीं, तब तक आप उस फील्ड में अच्छे नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरा मानना है। छात्र संघ का चुनाव लड़ना देवेश, पलामू के देवेश के लिए कैसे आसान हुआ? देखिए, आसान तो नहीं था, चूँकि मैं जहाँ से गया था वहाँ पे हमारे आसपास जो लोग थे वो बिल्कुल अलग थे। ना किसी से पहले जान पहचान थी, ना मैं किसी को जानता था, ना कोई मुझे जानता था। चीज़ें आसान नहीं थी, लेकिन मेहनत उसके बाद एक था, शुरू से मन में था कि कुछ करना है, एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है, और समाज को नेतृत्व करने की जो सोच थी और जो जज्बा था, वो कहीं न कहीं सब सब चीज़ें मिलकर संभव हो पाया। और लोगों का, हमारे जो साथ के मित्र थे, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी साथियों ने सहयोग किया, क्योंकि अकेले कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके आसपास के लोगों का सहयोग नहीं मिले। तो कहीं न कहीं सब लोगों का योगदान था, तभी सफल हो पाया। धन्यवाद के पात्र तो आप भी हो जाएंगे जब पलामू के मैंने देखा कि कई सारे युवाओं को आप स्पेस दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, या दिल्ली में व्यवस्था दे रहे हैं। कितना लगता है कि हाँ, सुकून मिलता है? बहुत खुशी होती है कि आज ईश्वर ने इस काबिल बनाया है। ये सब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप किसी आपके होने से किसी दूसरे व्यक्ति का भला हो जाता है, तो ये आपकी खुशकिस्मती है, और लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अगर आपके कुछ करने से किसी दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता आती है आपके वजह से, तो मेरा मतलब मानना है कि वो लोगों को करना चाहिए, और उनका सौभाग्य होता है। ये हमारा आपका कुछ नहीं है, सब ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे कराता है।
दिल्ली सांसद का आप संसदीय कार्य भी देखते हैं, अन्य भी कार्य भी देख रहे हैं। कितना समझ पाते हैं कि जो वहाँ का कार्य तालिका है और झारखंड की हम बात करेंगे कि झारखंड के बाकी इलाकों का जो या पलामू के जो कार्यतालिका है, कितना कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या उम्मीदें की जानी चाहिए एक सलाह के तौर पे? देखिए दिल्ली की बात करें आप और झारखंड की बात करें तो दोनों जगहों में आसमान ज़मीन का अंतर है। वहाँ क्या है, क्षेत्रफल छोटा है, जनसंख्या तो समान है, जनसंख्या के अनुसार पे ही सीटों का बंटवारा होता है। लेकिन चूंकि क्षेत्रफल वहाँ पे छोटा है, आप मतलब सुबह से लेके 5-6 घंटे में पूरा आप लोकसभा क्षेत्र भ्रमण कर सकते हैं गाड़ी से। यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ चीज़ें विपरीत है। यहाँ क्षेत्रफल बड़ा है, आपको क्षेत्र भ्रमण करने में ही 4-5 दिन लग जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी 3-4 साल में जो चीज़ सीखा है, उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कनेक्ट विद द पीपल। संसद हो या विधायक हो, वो क्या होते हैं, क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि होते हैं। विधायक है तो विधानसभा में, सांसद है तो लोकसभा में। जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनके क्षेत्र के जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उन चीज़ों को वो विधानसभा और लोकसभा में अपना उठाते हैं मुद्दा। ये उनका अधिकार है, यह भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है विधायक को और संसद को। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कनेक्ट विथ पीपल। आपको पंचायत में हर पंचायत स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर लोगों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि लोग आप तक आसानी से पहुंच जाए, अपनी बातों को आसानी से आप तक पहुंचा सके। कई बार होता है कि जनप्रतिनिधि को पता ही नहीं चलता, कई दिनों बाद पता चलता है या कई समय लंबे समय बाद पता चलता है। तो ये सबसे इसका एक ही जो सबसे बड़ा चीज़ है वो कनेक्टिविटी विद द पीपल। आपके संसदीय क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए लोगों तक, लोग आसानी से आप तक पहुंच जाए। ये उम्मीदें हर कोई करता है, हम लोग भी उम्मीदें करते हैं कि एक संसद हो या एक प्रतिनिधि जो है जनप्रतिनिधि, वो लोगों से उसका जुड़ाव हो, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, जिसका वजह होता है कि मूलभूत सुविधाएं से जब आम जनमानस दूर होता है और उसके अंदर आक्रोश होता है, वो आमतौर पे दिखाई पड़ता है। क्या समझते हैं कि चूंकि कहीं ना कहीं पलामू से आपका व्यक्तिगत लगाव है ही, आपका जन्मभूमि है, क्या मानते हैं यहाँ क्या कमी हो जाती है और कैसे इसको सुधारा जा सकता है? कमी इन सारे विषयों पर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मन में भी आते हैं और जो देखते हैं। इसमें एक चीज़ें तो हैं कि जनप्रतिनिधि की ओर से कुछ समस्याएं होती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। लोग अगर जागरूक रहेंगे तो जनप्रतिनिधि को आपकी बात सुननी पड़ेगी। उनको अ, जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि जनता जागरूक है तो उनकी बात नहीं सुनेंगे। ज़बरदस्ती आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कई तरह की चीज़ें होती है, धरना प्रदर्शन से लेकर तमाम चीज़ें होती है। अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जनता का भी सहयोग चाहिए। और लोग जहाँ मैं इस क्षेत्र की बात करता हूँ तो जित जितने भी अभी तक जनप्रतिनिधि रहे हैं, सब ने अपना योगदान दिया है। जनता का भी मेरे हिसाब से योगदान होना चाहिए। जनता अपनी बात रखे, अब उनको प्लेटफॉर्म मिला हो, अपनी बात रखे, अपने 10 साल, 5 साल, 15 साल तक की योजनाएं क्या हो सकती है क्षेत्र में, क्या नहीं हो सकती, उसके बारे में चर्चा करें। सोशल प्लेटफॉर्म पर चर्चा करें, अपने जो ग्रुप्स हैं वहाँ चर्चा करें, चौक चौराहे पर चर्चा करें। तो ये बातें धीरे धीरे नीचे स्तर से लेकर ऊपर जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हमारा ये इसके आप जहाँ बैठे हैं इसके 200 मीटर पीछे एक नदी है। तो इस नदी का पहले जल स्तर ठीक था, पानी रहती थी, अब जल स्तर कम हो गया है, कई सारी चीज़ें होती है, बांध बन गया। तो जो इसके आसपास जो खेतें हैं वहाँ पे पानी की समस्या हो जाती है। तो अब इसकी जल स्तर बढ़ाने के लिए या पानी को स्टोर करने के लिए ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ के जो लोकल हैं, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, उनको बात करनी पड़ेगी, उनको जाके बतानी पड़ेगी अलग अलग फॉर्म्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि भाई हमारा ये मलय नदी का ये इशू है, आप इसको करें। जनप्रतिनिधि आपके द्वार तक आएगा, इसकी आपको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक सजग नागरिक होने के नाते आपकी जो समस्या है, आपके आसपास की समस्या है, आपको उसको उठाना पड़ेगा, तब जाके हमारा समाज प्रगति करेगा।
क्या कीजिएगा, लाज़मी है, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे उम्मीदें उतनी ही की जानी चाहिए। लेकिन ऐसे में आप युवा हैं, आपने कहा कि स्टूडेंट्स, आप अभी तो छात्र हैं। देवेश तिवारी को छात्र और राजनीति इन दोनों के बीच सक्रियता तो हम देख रहे हैं। आने वाला भविष्य क्या कहता है? आने वाला भविष्य अभी देखिए, जो ईश्वर चाहेगा वो होगा। अभी फ़िलहाल मेरा लॉ चल रहा है, सेकेंड ईयर लॉ का मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है। आगे अभी लॉ के बाद वकालत करेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रभु की जो इच्छा होगी, जो लोगों का इच्छा होगा, आशीर्वाद होगा। स्थानीय जो यहाँ के आपके मित्र हैं जिनसे हमारा जुड़ाव है, उन सब से पूछते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले दिन में क्यों न देवेश तिवारी राजनीतिक रूप से यहाँ मजबूत दिखाई पड़े। दिल्ली छोड़ना है या पलामू पकड़ना है, ये सवाल तो जायज़ बनता है हमारा। ये तो समय तय करेगा। समय हर चीज़ को, परिस्थिति हो, समय हर चीज़ को तय करती है। हमारा आप कुछ नहीं है, हमारे आपके बस में कई बार कई चीज़ें नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है, तो समय की बात है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल अभी हमारा पूर्ण रूप से है अभी लॉ करके अपनी वकालत करना और वहीं दिल्ली में अपना काम करना, करते रहना। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे युवा चेहरों को देखते हैं हम, और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य प्रणाली है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े मौके मिलते हैं जो काबिलियत रखते हैं। आप काबिलियत रखते हैं, हम तो उम्मीद क्यों ना करें कि झारखंड में भी आप जैसे युवा राजनीतिज्ञों का पदार्पण होता है कि यहाँ पर कुछ नया बदलाव हो। आपकी बात सही है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब समय सब कुछ करता है, तो हम इसको समय पर छोड़ देते हैं। जब समय आएगा, उचित समय आएगा तो देखा जाएगा क्या करना है। फ़िलहाल तो अभी है पढ़ाई करना है और आगे की जो अपनी वकालत है वो दिल्ली से करनी है। जिस तरह से लहलहे का जो अपने गांव का जो आप नदी का जिक्र किए, तो सवाल तो हमारे मन में उठ रहा है कि क्या देवेश तिवारी जब गुजरते हैं या आते जाते हैं, 3-4 साल बाद आप आए हैं, लेकिन क्या लगता है कि हाँ कोई ऐसा खाका जो कि इसका उपयोग किया जाए जो पलामू के विकास में कारगर हो? हाँ, बहुत सारे हाँ प्लान्स हैं हमारे मन में और उस पे अभी हम प्लान कर रहे हैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये सड़क थी वो ठीक हो गई। अभी आप देखिएगा जिस नदी का मैं जिक्र किया उससे थोड़ा सा दूर पावर ग्रिड का प्लांट बना है बहुत सारा। अब पावर ग्रिड का इतना बड़ा प्लांट बना है, पावर ग्रिड कितना सीएसआर किया नहीं किया वो तो अभी मैंने एक आरटीआई लगाई है, कितना सीएसआर किया इस क्षेत्र के विकास के लिए। वैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सीएसआर की। लेकिन वो तो आमतौर पे पलामू में दिखाई नहीं पड़ता है, चाहे जो भी कंपनियां लगती हैं सीएसआर फंड का यूज आम स्थानीय लोगों के लिए नहीं करती। ये लोग कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता की कमी है। लोग अगर जागरूक, मैंने पहले ही बताया, लोग अगर जागरूक रहेंगे तो आप अपना हक छीन लेंगे। ये हमारा हक है, ये भारतीय संविधान ने इंडिया संसद ने कानून बना के बोला है कि सीएसआर आपको इतना करना ही करना है। तो वो जनता का हक है। अगर पावर ग्रिड यहाँ पे आई है तो पावर ग्रिड कोई एहसान नहीं करेगी कि कुछ विकास के कार्य कर दिए। लेकिन वो आपको यहाँ तो के लोगों सुनने में का हक मिला होगा कि एहसान तो वो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बड़े प्रतिनिधि जो अपने इस फंड का इस्तेमाल दूसरी जगह पे कर देते हैं। वो उस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अभी मैंने आरटीआई लगाई है कि कितना पावर ग्रिड ने इस एरिया के लिए सीएसआर किया है। वो आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट है जिसके हमने तैयार किए हैं। ये नहर है, आप थोड़ा सा आगे जाइएगा तो नहर से ये पूरा जो एरिया है उसकी वाटर सप्लाई का दो मुख्य साधन है। एक तो नदी जो मैंने जिक्र किया और दूसरा वो नहर है जो मलय डैम से आता है। वो नदी और नहर, ये इसकी स्थिति ठीक हो जाए तो यहाँ पे खेतों में पानी मिल जाएगा। जब खेतों में पानी मिल जाएगा तो किसान खेती करने में आसानी होगी। कई बार खेतों में पानी मिलने की वजह से यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं, सड़क हैं, बिजली है, पानी है। उन सारी चीज़ों पर अभी तैयार कर रहे हैं रोड मैप, उसके बाद आपको जानकारी देंगे। देवेश तिवारी युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी जिनकी केंद्र में मजबूत सरकार है, लेकिन युवाओं को आमतौर पे रोजगार के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते, संघर्ष करते देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि जो राजनीतिक दलों के झंडे ढोने वाले ज़्यादातर युवा होते हैं, लेकिन उन्हें सही मुकाम नहीं मिल पाता है। देवेश तिवारी इस रूप में क्या सोचते हैं और क्या युवाओं को संदेश देते हैं? देखिए, आपकी बात सही है। रोजगार इस समय बहुत बड़ी समस्या है।
हमारी कई लोगों से बातचीत होते रहती है, हमारे अपने सहपाठियों से बातचीत होते रहती है, तो लोग संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां अभी उतने हिसाब से नहीं निकल पा रही जितनी होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है आत्मनिर्भर भारत का, तो मैं अपने विचार से, जो हमारे विचार है उसके हिसाब से कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी ही रोज़गार नहीं है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री का सपना है मोदी जी का कि स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हर गांव, हर जिला, हर राज्य आत्मनिर्भर बने। पुरानी कई चीज़ें हैं जो हम छोड़ते जा रहे हैं और हम सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अब लोग, अब एक देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या है, जो भविष्य का, जो अभी समस्या वर्तमान की, लोग खेती करना नहीं चाहते। हमारे जैसे युवा या हमसे जो थोड़े बड़े एज ग्रुप के हैं, किसी से आप पूछेगा तो कोई खेती पसंद नहीं कर रहा है, खेती करना। अभी सरकार 3 कानून लेकर आई, कृषि रिफॉर्म्स, 3 नए कानून लेकर आई, तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चिंतित है। अब आप देखिए, आप कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, इस ज़िले में भी मिल जाएंगे, ज़िले से बाहर भी मिल जाएंगे, प्रदेश में मिल जाएंगे, जो खेती करके लोग लाखों, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो खेती भी सबसे, ऐसा नहीं कि खेती खराब है, या बीच में क्या हुआ कि इसमें क्या है कि लोगों को जितना लगाते थे उतना आमदनी नहीं हो पाती उस हिसाब से, तो लोगों ने ये धारणा बना दी कि खेती नुकसानदेह है, खेती नहीं करना चाहिए, खेती, इसके अलावा अल्टरनेटिव जॉब ढूंढते हैं। अब हमारे यहाँ से मजदूर जा रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, हमारे यहाँ से मजदूर दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ भी खेत में ही काम कर रहे हैं, वहाँ उनको 400 रुपये, 500 रुपये कैश मिलता है। पहले यहाँ करते थे, क्योंकि यहाँ लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, यहाँ उनके रोजगार के साधन खत्म हो गए, तब पलायन करने लगे। तो पलायन भी बहुत बड़ी समस्या है। तो जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसमें मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि जो हमारा बेसिक रूट है कृषि, उसके तरफ हम वापस आएँ। और अब तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, अब तो हाइड्रो फार्मिंग भी हो गई है, ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आप छत पे भी खेती कर सकते हैं, हवा में भी खेती कर सकते हैं, तो कई सारी टेक्निक्स आ गई हैं। लेकिन हमारे पास तो ज़मीन भी है, तो ये एक अच्छा विकल्प है। और इसको अपने, जब तक हम, क्या है कि आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक भारत का पॉपुलेशन अभी 135 करोड़ है, कागज़ों पे है, वास्तविकता में इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो सरकार के लिए संभव नहीं है कि सबको रोज़गार दे, सबको सरकारी नौकरी दे। हमको, आपको रोज़गार डेवलप करने वाला बनना चाहिए, न कि रोज़गार लेने के लिए। क्योंकि हम अगर सक्षम हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो हम 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो इस फील्ड में युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। दिल्ली रहे, दिल्ली से 3-4 साल बाद आप लौटे हैं अपने जन्मभूमि। दादाजी समेत पूरा परिवार है। ये मिलन कैसा है, कितना सुखद, और आज कितना महसूस कर रहे हैं कि हाँ, अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी है। वास्तविकता है, जब लोग अपने घर परिवार में आते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। जो आदमी, कहा जाता है कि अपनी जड़ को भूल गया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो हमें अपनी मिट्टी, अपने जड़ को याद रखना चाहिए, जहाँ से आप पले बड़े हैं, जो आपका परिवार है। लोगों को खुशी होती है जब अपने घर परिवार में आते हैं, समय देते हैं, तो उस आनंद को आप परिभाषित नहीं कर सकते, जो आनंद मिलता है। चलिए, आनंद तो है ही, और पलामू की अपनी छटा है, और अपना तासीर भी है, अपना मिजाज भी है। और इस मिजाज के बदौलत आप जब भी नज़रें दौड़ाएंगे, लाजमी है आपको हर जगह पलामू के अपने चेहरे दिखाई देंगे। इनमें ही कुछ खास देवेश, और इन देवेश के अलावा भी जो भी होंगे हम उनसे ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि आप तक उनको पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य, हमारे नौनिहाल, हमारे कर्णधारों के कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल हैं। और इन रोल मॉडल को हमें भी सम्मान देना है और उनसे सीखना है, सीख करके कुछ नया करना है, तभी पलामू बिल्कुल नया नज़र आएगा। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज़, तनु नागरे के साथ, एपी लकी लह लहे।